नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी शिक्षण विद्या की क्लास चल रही थी, आज ये है क्लास नंबर 13 है, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी है। तो शिक्षण विद्या की ये क्लास है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें से सबसे ज्यादा कठिन व कारण वाले प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो जितने भी है वो है कक्षा में लास्ट एंड तक बने रहे हैं और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी अगली क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखो, शिक्षण विद्या में पहला प्रश्न किस प्रकार कि हर व्यक्ति का जीवन किससे प्रभावित होता है, यानी कि जो व्यक्ति है इसका जीवन किस चीज से प्रभावित होता है। तो देखो, किस चीज से प्रभावित होता है, तो जीवन अगर प्रभावित होता है तो व्यक्ति किस जगह पर रहता है वह उसकी निर्धारण करता है कि वह किस जगह पर रहते हैं, यानी कि वातावरण। तो व्यक्ति का जीवन सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है, वातावरण से, कि वह किस वातावरण में रह रहा है। तो देखो, वातावरण के साथ साथ इसमें वातावरण है यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विज्ञान को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। और वातावरण में शारीरिक और मानसिक व सामाजिक विज्ञान को प्रभावित करने का कार्य करता है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसी में देखो नेक्स्ट प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन का क्या है। सामाजिक अध्ययन एक विशिष्ट लक्ष्य क्या माना गया है, यानी जो सामाजिक अध्ययन है शिक्षण विधियों में, इसका जो विशिष्ट लक्ष्य है वह क्या माना जाता है। तो सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट लक्ष्य माना जाता है, तो देखो, छात्रों को भौतिक और सामाजिक वातावरण की जानकारी प्रदान करना। क्या है, जो छात्र है उनको क्या करना है, उनको भौतिक व सामाजिक वातावरण की जानकारी देना या उन्हें प्रदान करना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका सबसे बड़ा संबंध किससे माना गया है। देखो, मनुष्य है, इसमें प्रश्न है, तो मनुष्य है ये क्या है, एक क्या है, सामाजिक प्राणी के रूप में है। तो इसका सबसे बड़ा संबंध किस चीज से माना गया है, तो इसका सबसे बड़ा संबंध है परिवार से। देखो, संबंध है कड़ी दर कड़ी चलता रहता है, तो इसमें पहला आता है इसमें क्या, परिवार। देखो, परिवार के बाद में परिवार रहेगा, तो परिवार के आसपास में जो है वातावरण, उसमें पड़ोसी भी रहेंगे। तो देखो, फिर परिवार के बाद में श्रृंखला में देखें तो फिर क्या आता है, पड़ोसी। फिर उसके बाद में पड़ोसी से आगे बढ़े तो सबसे बाद में जैसे राष्ट्रीय, इसमें राज्य, गांव, जिला, जो भी राष्ट्र के बाद में विदेश, इसके राष्ट्र के बाद में पूरे विश्व में, यानी कि मनुष्य क्या का संबंध किससे है, परिवार, पड़ोस, राष्ट्रीय, देश व पूरे विश्व से क्या है, मनुष्य का संबंध बताया गया। यानी कि मनुष्य श्रृंखला के रूप में कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है इसमें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है। देखो, जो भारत देश है यह दुनिया का सबसे बड़े क्या माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश माना गया है। कि भारत है यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्रजातांत्रिक देश माना गया है। नेक्स्ट है कि सत्य एवं हिंसक, क्या सत्य एवं हिंसक किससे संबंधित माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि जो सत्य, देखो पहला शब्द है इसमें सत्य और दूसरा है इसमें हिंसक। ये दो शब्द है, यह सामाजिक की जो शिक्षण विद्या है यह किनसे संबंधित माने गए हैं। तो देखो, किनसे संबंधित माने गए हैं, तो तथ्य एवं सम्यक अभिमत से।
तो सत्य एवं हिंसक है, यह क्या है? सत्य एवं सम्यक अभिमत से संबंधित है। पहला तो इसमें ये, और दूसरा इसमें क्या है कि छात्रों को राष्ट्र जीवन के मूल्यों, जिसमें सत्य व अहिंसा, यानी कि राष्ट्र छात्र है इसमें, इसको क्या सिखा रहा है कि राष्ट्र जीवन किसी के साथ उसके मूल्यों में सत्य अहिंसा का मार्ग के प्रति आस्था के लिए प्रेरित करना ही क्या है? सत्य व हिंसक से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि जो लोकतंत्र है, क्या है? जो लोकतंत्र है, इसको सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो देखो, लोकतंत्र को सबसे सफल बनाने के लिए इसमें प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि उस देश का जो नागरिक है वह क्या है? अच्छी नागरिकता होनी चाहिए, यानी कि जो देश है, उस लोकतांत्रिक देश है, उसको सफल बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अच्छी नागरिकता व शिक्षा का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए क्या है? लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है, जिसमें वहां का क्या है? नागरिक और शिक्षा दोनों क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जिसके कारण ही वहां का लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेक्स्ट है कि उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? एक प्रश्न में है कि जो उत्तरदायित्व, एक शब्द है कौन सा? उत्तरदायित्व। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका तात्पर्य किस प्रकार से है? तो इसका देखो तात्पर्य है, यानी कि एक सफल, क्या है? एक सफल देश के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना। देखो वही बात आ गई जो पहले प्रश्न में थी, इसमें वही है कि उत्तरदायित्व का संबंध किससे होता है कि एक सफल देश के लिए है क्या होना चाहिए? जो नागरिक है, उस देश का जो नागरिक है वो क्या होना चाहिए? उसको अपनी जिम्मेदारी के प्रति क्या होना चाहिए? सफल या समझदार, या उस अपनी नागरिकता को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तो उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि जो एक सफल देश के लिए हर नागरिक का अपनी जिम्मेदारी के प्रति दायित्व निर्वहन करना या निभाना। नेक्स्ट प्रश्न कि 20वीं शताब्दी में सामाजिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी कि जो 20वीं शताब्दी है, इसमें जो सामाजिक ज्ञान है, क्या है कि 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक ज्ञान है, इसका अंतिम लक्ष्य किस रूप में है? तो अंतिम, देखो 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक ज्ञान है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या निर्धारित है? तो इसका अंतिम लक्ष्य है छात्र के आर्थिक व नागरिक और व्यक्तित्व व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। क्या है? जो छात्र है, इसको तो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से छात्र में क्या, इसकी आर्थिक, पहला है इसमें आर्थिक, इसके बाद में नागरिक व व्यक्तित्व व्यवहार, यानी कि जो उसका व्यवहार है कि व्यक्तित्व व्यवहार, यानी कि छात्र का नागरिक या छात्र है, इसका व्यवहार, उसमें क्या है? वांछित परिवर्तन लाना ही 20वीं शताब्दी के सामाजिक अध्ययन या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया? यानी कि जो ब्लूम है, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा या विभाजित किया? शिक्षण विधियों में एक क्या है, जो ब्लूम है विचारक, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को मुख्य 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में इसको बांटने का कार्य किया है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक रूप में बांटने का कोशिश किया, जिसमें पहला ज्ञानात्मक, दूसरा इसमें भावनात्मक और तीसरा इसमें क्रियात्मक, इन 3 रूपों में शैक्षिक उद्देश्यों को बांटने का कार्य किया है ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानात्मक पक्ष किसने और कब प्रतिपादित किया? क्या है? जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें ब्लूम के द्वारा है, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसको कब व किसने प्रतिपादित करने का कार्य किया? तो देखो, प्रतिपादित करने का कार्य किसने किया? तो प्रतिपादित करने का कार्य किया था डॉक्टर बी एस ब्लूम ने। किसने? बी एस ब्लूम ने।
कब किया? तो डॉक्टर बी एस ब्लूम ने सन 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष को प्रतिपादित करने का कार्य किया। नेक्स्ट है इसमें कि भावात्मक पक्ष किसने, कि जो भावात्मक पक्ष है यह किसने वह कब प्रतिपादित किया? तो देखो इसमें प्रमुख रूप से तीन विद्वान है, जिसमें पहला है ब्लूम, पहला क्या है? ब्लूम, दूसरा है कर्थवाल, दूसरा विद्वान है कर्थवाल, और तीसरा है मसिया। कौन है? मसिया। इन्होंने तीनों ने मिलकर भावात्मक पक्ष को सन 1964 में प्रतिपादित करने का कार्य किया। क्या किया? 1964 में प्रतिपादित करने का कार्य किया। 1956 में ज्ञानात्मक और 1964 में भावात्मक पक्ष को प्रतिपादित करने का कार्य किया, जिसमें पहला ब्लूम, दूसरा कर्थवाल और तीसरा है मसिया। नेक्स्ट प्रश्न कि एडवर्ड फैंटन कौन से विद्वान है? एडवर्ड फैंटन के अनुसार, एडवर्ड फैंटन के अनुसार सबसे पहले छात्र में क्या विकसित करना चाहिए? देखो एक विद्वान है एडवर्ड फैंटन, इन्होंने कहा है कि वो छात्र है इसमें सबसे पहले क्या विकसित करना होता है। तो देखो इन्होंने छात्र में सबसे पहले आलोचनात्मक पक्ष को विकसित करना है, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के बारे में कहा है, क्योंकि जो छात्र है इसमें सबसे पहले आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का कार्य करना चाहिए। किसने कहा? एडवर्ड फैंटन ने। कौन है? एडवर्ड फैंटन ने। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वयं चिंतन क्या होता है? देखो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है जो स्वयं चिंतन होता है यह किस प्रकार का चिंतन माना गया है? तो स्वयं चिंतन है कि यानी कि सामाजिक समस्याओं पर बिना पक्षपात के शांतिपूर्वक विचार करना। इसमें है स्वयं चिंतन का मतलब है कि सामाजिक समस्याओं को, क्या है जो सामाजिक समस्या है समाज में उत्पन्न, उस पर बिना क्या है पक्षपात, यानी कि बिना पक्षपात के उस पर चिंतन करना, शांतिपूर्वक क्या करना है? विचार या चिंतन करना, ही क्या कहलाता है? स्वयं चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें कि सहयोग की भावना क्यों आवश्यक होती है? देखो एक प्रश्न है, क्या सहयोग की भावना क्यों विकसित होती है? सहयोग का मतलब होता है आपसी संबंध। सहयोग का मतलब यहाँ दिया गया है आपसी संबंधों से, जिसमें क्या है यह क्यों आवश्यक है? तो देखो क्यों आवश्यक है, पहला इसमें तो वर्तमान युग है, यानी कि वर्तमान समय में सामूहिक चिंतन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, यानी कि आपस में मिलकर कार्य करने से सबका क्या होता है? इसमें उदय तभी संभव माना गया, यानी कि सब आपस में मिलकर कार्य करेंगे तब ही क्या होता है? सभी का उदय संभव हो पाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्रियात्मक पक्ष किसने वह कब प्रतिपादित किया? देखो जो क्रियात्मक पक्ष है शिक्षण विधियों में, सामाजिक शिक्षण विधियों में तो क्रियात्मक पक्ष है, इसको कब वह किसने प्रतिपादित किया? तो देखो सिम्पसन है। कौन है? सिम्पसन एक विद्वान है जिन्होंने सन 1969 में क्रियात्मक पक्ष को प्रतिपादित करने का कार्य किया था। इसी में नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से, देखो नेक्स्ट प्रश्न कि क्रियात्मक पक्ष में सह समन्वय का क्या महत्व होता है? यानी कि क्रियात्मक पक्ष है इसमें जो सह समन्वय होता है, यानी कि एक शब्द है कौन सा? क्रियात्मक पक्ष में कौन सा? सह समन्वय। एक शब्द है सह समन्वय, इसका क्रियात्मक पक्ष में किस प्रकार से महत्व है? तो देखो इसमें महत्व किस प्रकार से है कि शारीरिक क्रियाओं, देखो शारीरिक क्रिया है इसमें हाथ, शारीरिक क्रिया कौन कौन सी होती है? तो देखो प्रमुख शारीरिक क्रियाओं जैसे हाथ, आंख, कान व शरीर के जितने भी अंग है वह सभी क्या होती है? शारीरिक क्रियाओं में मानी जाती है। तो इसमें है कि शारीरिक क्रियाओं में तालमेल जरूरी होता है, यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष है इसमें तो सह समन्वय होता है। इसमें क्या है? जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें शारीरिक क्रिया करने के लिए शरीर के अंगों का होना आवश्यक है, जिसमें आंख, नाक, कान व शरीर के महत्वपूर्ण अंग होने आवश्यक है या जरूरी होते हैं। तो देखो क्रियात्मक पक्ष में सबसे ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर बताए? देखो, एक विद्वान है कौन? ब्लूम। ये ब्लूम है, इन्होंने जो संज्ञानात्मक क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसके प्रमुख कितने स्तर बताए हो? देखो, ब्लूम ने प्रमुख स्तर बताया है, इसमें प्रमुख 6 स्तरों का विस्तार किया है। तो वह 6 स्तर किस प्रकार से है? तो प्रमुख 6 स्तर है, जिसमें पहला है क्या? जिसमें पहला है ज्ञान। पहला तो क्या होता है? ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज को समझने से पहले उसका ज्ञान आवश्यक होता है। दूसरा इसमें बोध, यानी कि जब ज्ञान हो जाता है तो उसका क्या करना है? उसका बोध होना भी आवश्यक है। दूसरा इसमें बोध, और तीसरा इसमें प्रयोग, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसका बोध, फिर बोध करने के बाद भी उसका क्या करना है? किसी भी चीज में, यानी कि किस चीज का हमने ज्ञान ग्रहण किया उसमें क्या करना है? प्रयोग करना है। फिर प्रयोग करने के बाद भी चौथा इसमें है विश्लेषण। क्या है? फिर विश्लेषण, यानी कि उसको देखना, उसके निरीक्षण का विश्लेषण करना। फिर पांचवा इसमें क्या है? संश्लेषण। देखो, विश्लेषण के बाद में उसको क्या करना है? निरीक्षण, या विश्लेषण के बाद में उसको क्या करना होता है? संश्लेषण करना। और छठा इसमें बताया इन्होंने, उसका लास्ट में क्या करना होता है? मूल्यांकन। यानी ये सब करने के बाद में संज्ञानात्मक स्तर है प्रमुख 6, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण व संश्लेषण, इसी के साथ उसका अंत में क्या होता है? मूल्यांकन करना। यह किसने बताया है? तो ब्लूम के द्वारा बताया गया है। किसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रमुख 6 स्तर बताए हैं किन्होंने, तो ब्लूम ने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें किस प्रकार से, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? यानी कि जो ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक स्तर के प्रमुख कितने स्तर बताए? तो ब्लूम ने प्रमुख 6 स्तर बताए। इसी में क्या है, ये प्रश्न है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका सबसे क्या है? सबसे निम्न स्तर, यानी कि सबसे नीचे स्तर किसे माना गया है? तो सबसे नीचा स्तर माना गया है इसे ज्ञान को। किसको? ज्ञान को इसमें सबसे क्या माना गया है? निम्न स्तर के माना गया है। देखो किस प्रकार से माना गया, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें छात्र के बल तथ्य को याद करता है। और जैसे ज्ञान क्या है, इसमें जो छात्र है तो ज्ञान से सीधा इसका निम्न स्तर है। इसमें जो छात्र है वह केवल क्या करता है? इसमें जो जैसे इतिहास में कोई भी चीज है उसको क्या करता है? जिसमें उसके केवल क्या है? तथ्य, यानी कि फैक्ट को ही याद करता है, और याद करने का क्या करता है? कार्य करता है। इसी में जो जैसे देखें, जैसे इतिहास से किसी संबंधित या किसी परिभाषा से संबंधित हो, जैसे यानी कि परिभाषाओं को सीधा क्या करता है? याद करना, यानी कि रटना। और जैसे दिनांक, नाम आदि, इनको क्या करना है? वो हर विद्यार्थी क्या है? ज्ञान के आधार पर उनको क्या करता है? रटने का कार्य करता है। इसलिए जो ज्ञान है इसको क्या है? निम्न स्तर का बताया है किन्होंने? ब्लूम ने। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान है जो क्या है? निम्न स्तर का है। यानी कि विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं? जो फैक्ट होते हैं, यानी कि जो निश्चित तथ्य होते हैं, इनको क्या करता है? याद करने का या रखने का कार्य करता है। जैसे दिनांक, नाम व परिभाषाएं आदि। इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से कि बोध स्तर पर छात्र क्या करने का कार्य करते हैं। देखो संज्ञानात्मक पहला हो गया कौन सा? ज्ञान। यानी कि ज्ञान में क्या करता है? जब जैसे फिक्स तथ्य होते हैं उनको क्या करता है? रखने का कार्य करता है। इसी में अगला है क्या? बोध। दूसरा नंबर से क्या है? बोध। देखो बोध का क्या कार्य होता है? जैसे बोध रहे, इसमें छात्र क्या करते हैं? सीखने का, जो छात्र सीखी हुई बात को अपनी भाषा में समझाने में सक्षम होता है। यानी कि जो जैसे छात्र है, यानी कि अध्यापक छात्र को समझाते हैं, वह क्या होता है? उस चीज को समझ आता है। समझने के बाद में छात्र यानी कि बोध, यानी कि छात्र उसमें किस प्रकार से कार्य करता है? तो अपनी बोध शक्ति से उसमें क्या करता है? अपनी भाषा से उसको क्या करता है? समझाने का कार्य करता है। इसको ही उसको क्या कहते हैं? बोध कहते हैं। यानी कि छात्र बोध इस तरह कार्य होता है, यानी कि किसी भी ज्ञान को अपनी भाषा के अनुसार समझाना या अपने दिमाग के अनुसार उसको विस्तार से व्याख्या करना। इसी में नेक्स्ट प्रश्न कि
प्रयोग स्तर का अर्थ क्या होता है? देखो तीसरा इसमें क्या बताया था ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में, तीसरा बताया था इसमें प्रयोग। देखो प्रयोग क्या होता है, तो इसका अर्थ देखें सबसे पहले। तो प्रयोग अर्थ क्या होता है कि सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग में करना। देखो प्रयोग क्या होता है, देखो सीधे तौर पर देखें तो प्रयोग क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को बारे में देखें, यानी कि पहले उसका ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं हम बोध करने के बाद में किसी चीज का उसमें प्रयोग करना, कि यह करके देखें कि इस प्रकार इसमें भी कार्य करता है या नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं प्रयोग। यानी कि प्रयोग क्या है, यानी किसी सीखे गए ज्ञान को किसी दूसरी चीज पर स्थानांतरण करके उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विश्लेषण, कि विश्लेषण स्तर पर छात्र क्या करने का कार्य करता है। चौथा इसमें बताया था उन्होंने ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषण। देखो विश्लेषण का सामान्य अर्थ किस प्रकार से है, तो विश्लेषण का अर्थ होता है क्या, यानी किसी विषय के छोटे छोटे भागों को क्या करना है, तोड़कर उनके बीच के संबंध को समझना। यानी कि देखो विश्लेषण क्या होता है, जैसे कोई चीज है जो कि क्या है विस्तार से है, उसको क्या है छोटे छोटे तथ्यों में डिवाइडेशन करके, यानी कि अलग अलग करके उनको समझना क्या है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना कहलाता है। तो देखो विश्लेषण करते हैं किसी विषय को क्या है छोटे भागों में अलग अलग करके या टुकड़ों में बांट कर उसका क्या करना है, अध्ययन करना क्या कहलाता है, किसी भी चीज का विश्लेषण करना कहलाता है। इसी में देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। देखो निम्न स्तर तो होता है ज्ञान। संज्ञानात्मक क्या बताया इसमें, तो संज्ञानात्मक है इसमें, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र इसमें निम्न है ज्ञान। और इसका जो सर्वोच्च यानी कि सबसे सर्वोच्च या सर्वोत्तम स्तर होता है वह कौन सा होता है, तो देखो सबसे सर्वोत्तम स्तर इसमें बताया है मूल्यांकन। लास्ट में क्या है जो मूल्यांकन बचता है, यानी कि इसमें ज्ञान बोध प्रयोग व विश्लेषण व संश्लेषण करने के बाद में लास्ट स्तर पर बचता है मूल्यांकन का। तो देखो मूल्यांकन इसमें सबसे सर्वोत्तम या उच्चतम माना गया है। तो देखो किस प्रकार से माना गया है, तो इसमें छात्र किसी विचार कार्य या निर्णय को साक्ष्य के आधार पर जांचता है। यानी कि ये सब जो चीज जैसे ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण और विश्लेषण करने के बाद में जो छात्र है यह लास्ट में उसका क्या करता है, किसी विचार या कार्य के आधार पर उसका क्या करता है, निर्णय के आधार पर उस जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं उनको क्या करता है, मापने का कार्य करता है, यानी कि मूल्यांकन करने का कार्य करता है या उसको जांचने का कार्य करता है। तो सबसे उत्तम वह क्या है, तो वह सबसे उत्तम है मूल्यांकन स्तर, किसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो ब्लूम के कुछ इस प्रकार से निम्न 6 स्तर है जिनको हमने अलग अलग में एक एक करके इसका अध्ययन किया है। ज्ञान क्या होता है, बोध क्या है, प्रयोग क्या है, संश्लेषण क्या है, इसको हमने एक एक करके विस्तार से देखा है। तो इसी में नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से, देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है। एक क्या है संश्लेषण, देखो विश्लेषण भी हो गया, संश्लेषण के बारे में हमने बात कर ली। अब एक बचता है विश्लेषण। देखो संश्लेषण और विश्लेषण देखने में या सुनने में एक जैसे है, लेकिन इनका कार्य देखो अलग अलग होता है। जैसे विश्लेषण क्या है कि विभिन्न जानकारियों को जोड़कर एक योजना बनाना क्या है इसमें। तो क्या संश्लेषण है इसमें क्या होता है कि तो विभिन्न जानकारी यानी कि अलग अलग जानकारी यानी अलग अलग जानकारी होती है उनको क्या है जोड़कर एक क्या करना है, योजना का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, इसमें संश्लेषण कहलाता है। और देखो विश्लेषण में क्या है, इसमें विश्लेषण में बता रखा है कि जो व्याख्या है यानी कि जो एक प्रकार से किसी भी चीज की व्याख्या है उसको क्या है अलग अलग तथ्यों को जोड़कर यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़कर उसका क्या करना है, अध्ययन करना है। और इसमें क्या है कि विभिन्न जानकारी यानी कि जो तथ्य यानी कि पुख्ता सबूत है उसको यानी कि विभिन्न जानकारी को क्या करना है, जोड़कर एक योजना का क्या करना है, योजनाबद्ध करना है या योजना का निर्माण करने से बताया है। इसी में देखो नेक्स्ट प्रश्न कि सीखने के परिणाम क्या होते हैं। देखो एक शब्द है इसमें क्या, सीखना। तो सीखने का परिणाम क्या होता है, यानी सीखने का परिणाम किस प्रकार से, यानी कि शिक्षण के बाद छात्र में जो क्या है, इसमें देखेंगे कि जो शिक्षण के बाद छात्र में जो वास्तव में बदलाव आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सीखना कहा जाता है। यानी कि जो
छात्र है, जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे मैथ में किसी भी कोई भी है, उसमें जो बच्चा सीख जाता है, उसमें सीखने के बाद में जो परिवर्तन आते हैं उसे क्या कहा जाता है, वास्तव में जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं, सीखना। तो सीखने में जैसे कि व्यवहार भी हो सकता है, कौशल भी हो सकता है, कोई ज्ञान, कुछ भी, जिसमें किस प्रकार जैसे ज्ञान, कौशल या व्यवहार को ही सीखने का परिणाम कहा जाता है। क्या है, ज्ञान, कौशल या व्यवहार को क्या कहा जाता है, सीखने का परिणाम कहा जाता है। यानी ज्ञान यानी किसी भी चीज को सुनकर, यानी ज्ञानप्रद चीज को सुनकर बच्चे में क्या होना, ज्ञान विकसित होना। कौशल यानी कि किसी भी कार्य को देखकर उसमें दक्षता हासिल करना, यानी कि उसके उसके जैसा करना, उसका क्या है, कौशल। और व्यवहार, देखो सबसे ज्यादा व्यवहार, जो कि व्यवहार भी क्या है, एक तरह से सीखने का कार्य करते हैं कि छात्र या बच्चे जिस स्थिति में रहेंगे वह उसी तरह का क्या करेंगे, व्यवहार करने का कार्य करेंगे। तो इसमें क्या है, तो सीखने का परिणाम है यह किस प्रकार से होता है, ज्ञान, कौशल व क्या है, व्यवहार में कार्य करता है। इसी में अगला पद है कि क्रियापद का विश्लेषण, वो सॉरी क्या है, क्रियापद का शिक्षण उद्देश्य में क्या महत्व होता है, क्या है, तो क्रियापद है उसका जो शिक्षण उद्देश्य है, इसमें किस प्रकार का महत्व होता है। तो देखो किस प्रकार से महत्व होता है, इसके उद्देश्य की बात करें। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य यानी कि लिखते समय क्रिया पदों का उपयोग करना, इसमें शब्द है यानी क्रियापद है। क्या है, क्रियापद है। इसमें जो शिक्षण उद्देश्य है, यह जो शिक्षण उद्देश्य है इसका महत्व किस प्रकार से है, यानी कि देखो इसके महत्व है, यानी कि लिखते समय क्या है, क्रियापदों का उपयोग करना, यानी कि लिखते समय उनका क्या करना है, क्रियापदों का प्रयोग करना। दूसरा इसमें क्या है, जैसे बताना, लिखना या किसी की तुलना करना, या ताकि मापने लायक बन सके। जिसमें क्या है, इसके उदाहरण है कि बताना, लिखना या तुलना करना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, या मापना इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं कि किसी कार्य के लायक बन सके, इसलिए क्रियापद क्या होता है, शिक्षण में महत्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया क्यों मानी जाती है। देखो जो शिक्षण है, इसमें है जो शिक्षण है यह एक सतत प्रक्रिया क्यों मानी जाती है। तो देखो शिक्षण सतत प्रक्रिया क्यों मानी जाती है, तो इसमें किस प्रकार से बताया है, यानी कि सीखना कभी रुकता नहीं है। क्या है, जो सीखना है यह कभी रुकता नहीं है और नहीं परिस्थितियों में नया ज्ञान मिलता है। यानी कि जो सीखना होता है, यानी कि जो ज्ञान है यह कभी रुकता नहीं है, यह क्या हुआ, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या, सीखना, यानी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि छोटे से लेकर मरने तक की क्या है, यह चलता रहता है, यानी ज्ञान बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये है यह किस प्रकार से, यानी सीखना कभी रुकता नहीं है, यानी कि सीखना सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यानी कि जो शिक्षा है वह क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। यानी कि वह हर एक नई परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने का कार्य करता है। इसी में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या, तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें बता रखा है कि भावनात्मक शिक्षण किससे संबंधित माना गया है। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो भावनात्मक शिक्षण है यह किससे संबंधित माना गया है, क्रियात्मक हो गया। अब दूसरा इसमें है भावनात्मक, जो भावनात्मक शिक्षण है यह किससे संबंधित माना गया है, जिसमें बताया कि छात्र की भावनाओं, रुचियों और क्या है, छात्र की भावनाओं, रुचियों और परिवर्तियों के विकास से सही मूल्य और दृष्टिकोण का मानना ही क्या है, भावात्मक शिक्षण से संबंधित माना गया है। जो भावात्मक शिक्षण जैसे छात्र की भावनाएं हो गई है, छात्र किस प्रकार से उसमें रुचि है, रुचि हो गई, और जो परिस्थिति परिवर्तनों के कारण उनमें विकास होता है, उनके लिए कार्य विकास हो गया, और सही मूल्य को उनमें क्या है, दृष्टिकोण विकसित करना ही जो भावात्मक पक्ष है, भावात्मक शिक्षण है, यह उससे संबंधित माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो कमेंट करके जरूर बताना
वीडियो कैसा है। लास्ट में की जो ये क्लास है हमारी, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं शिक्षण विधियों में। तो शिक्षण विधियों में प्रश्न बनेंगे वह है कथन व कारण से, यहाँ से सबसे ज्यादा बनने के चांस ज्यादा है। जिसमें जैसे ब्लूम के जो है कौशल है उनको इस तरह के बारे में पहुंच सकता है, इसके बारे में पहुंच सकता है कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं।